हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमारे ऑपरेशन रिसर्च के आज के इस सेशन में हम सिमुलेशन टॉपिक का 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमुलेशन क्या होता है और ये सिमुलेशन काम कैसे करता है। तो देखिए, सिमुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक नकली दुनिया बनाकर असली सिस्टम की प्रैक्टिस करना। इट मीन्स यहाँ पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड में नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक मॉडल बनाएंगे सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके ऊपर हम उस पूरे सिस्टम को इमिटेट करके देखेंगे कि अगर ये पूरा सिस्टम रियल वर्ल्ड में होता तो ये किस तरीके से काम करता। फॉर एग्जाम्पल, माना कि एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में एक रिसेप्शन काउंटर है और ये रिसेप्शन काउंटर ही इस हॉस्पिटल का बिलिंग काउंटर है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या अगर हम इस रिसेप्शन काउंटर के पास में एक और काउंटर ओपन करते हैं तो इससे रश कम होगा या वेटिंग टाइम कम होगा। तो इसके लिए एक नया रिसेप्शन काउंटर या बिलिंग काउंटर पहले ओपन नहीं किया जाता है, बल्कि वो हॉस्पिटल उस पूरे सिस्टम को सिम्युलेट करके देखता है कि अगर हम कंप्यूटर पे पूरा मॉडल बना के चेक किया जाता है कि अगर एक और बिलिंग काउंटर इसके पास में ओपन किया जाता है तो क्या रश कम होगा या वेटिंग टाइम कम होगा, और उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है कि हमें एक नया बिलिंग काउंटर या एक नया रिसेप्शन काउंटर ओपन करना चाहिए या ओपन करना नहीं चाहिए। सिम्युलेशन का यूज तब किया जाता है जब सिस्टम हमारा काफी कॉम्प्लेक्स होता है, या यूं कहें कि जब हमारे सिस्टम में काफी अनिश्चितताएं होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि कस्टमर का रेंडमली आना या किसी भी मशीन का कभी भी फेल हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माना कि एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में कभी कभी क्या होता है, काम करते करते कोई मशीन काम करना बंद कर देती है। तो अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमें एक नई मशीन इंस्टॉल करना चाहिए, और क्या नई मशीन इंस्टॉल करने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो आप नई मशीन इंस्टॉल करने से पहले उस पूरे सिस्टम को कंप्यूटर के ऊपर सिमुलेट करके देखते हैं कि अगर हम एक नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसके क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी सिमुलेशन या विदाउट डूइंग एनी क्रिएटिंग एनी सिनेरियो ऑफ रियल वर्ल्ड आप डायरेक्ट मशीन इंस्टॉल कर देंगे तो ये काफी एक्सपेंसिव होगा और हो सकता है वो प्रॉपरली वर्क ना करे। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका क्या किया जाता है, सिमुलेशन किया जाता है या उस चीज को सिमुलेट किया जाता है। और सिमुलेशन सिर्फ हॉस्पिटल में, सिर्फ फैक्ट्री में नहीं होता, बल्कि रियल वर्ल्ड में जैसे एयरलाइन कंपनी होती है, इंडिगो कंपनी है, तो वो भी सिमुलेट करके देखती है अपने जो भी पैसेंजर उनके यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं उन पैसेंजर के वेटिंग टाइम को सिमुलेट करती है। जितनी भी बैंक होती है वो अपनी क्यू को सिमुलेट करके देखती है कि क्या हमें एक एक्स्ट्रा काउंटर ओपन करना चाहिए या एक्स्ट्रा काउंटर ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अमेजॉन कंपनी का नाम सुना है, अमेजॉन कंपनी भी सिमुलेट करके देखती है अपनी डिलीवरी को, अपनी लोकेशंस को, कि हम किस पाथ को फॉलो करें जिससे समय कम लगे, टाइम कम लगे, पैसा कम लगे। तो सिमुलेशन का जो सवाल है, या यूं कहें कि जो सिमुलेशन है वो रियल वर्ल्ड में काफी यूज किया जाता है। तो सिमुलेशन का सीधा सा मतलब है कि एक नकली दुनिया बनाई जाती है जिसके ऊपर नकली दुनिया बनाकर हम असली वर्ल्ड की प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च में अगर हम बात करें तो इस सच हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसको आपको सिमुलेट करके देखना होगा, या यूं कहें कि सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो फोरकास्टिंग में और डिसीजन मेकिंग में भी हमारी मदद करती है। तो सिमुलेशन होता क्या है, तो सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इट। मतलब एक रियल सिस्टम का मॉडल बनाया जाता है कंप्यूटर पे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है और उससे ये समझा जाता है, उसके बिहेवियर को समझा जाता है और अलग अलग स्ट्रेटेजी उससे फिर फॉर्मुलेट की जाती है। इसका की फीचर क्या होता है सिमुलेशन का, तो इमिटेट रियल वर्ल्ड सिस्टम ओवर टाइम। ये रियल वर्ल्ड सिस्टम को कंप्यूटर पे बता देता है। हैंडल अनसर्टेनिटी, रेंडमनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये अनसर्टेनिटी को हैंडल कर लेता है, रेंडमनेस को हैंडल कर लेता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर लेता है। अलाउ एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल सिस्टम। एक्चुअल सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर हम इसको चलाकर देख सकते हैं। मतलब नया काउंटर ओपन किए बगैर आप क्या करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर एक सिस्टम बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके देख लेंगे। यूजफुल व्हेन एनालिटिकल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। और ये तब यूजफुल होता है जब किसी भी प्रॉब्लम का एनालिटिकल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। और सिमुलेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पे आपको
रियल में मशीन नहीं खरीदना है, रियल में आपको काउंटर ओपन नहीं करना है, आपको कंप्यूटर के ऊपर मॉडल बना के उसको चेक करना और उसके बेसिस पे आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। टेस्ट व्हाट इफ सिनेरियो, मतलब ये सिनेरियो बता देता है अगर क्या, मतलब व्हाट इफ सिनेरियो बता देता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड बॉटलनेक, ये इनएफिशिएंसीज और बॉटलनेक भी बता देता है कि कहां पे आपका सिस्टम इनएफिशिएंटली काम कर रहा है। अवॉइड रिस्क ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, अब आपने मशीन इंस्टॉल कर ली और पता चला कि मशीन इंस्टॉल करने के बाद आपका ना प्रोडक्शन बढ़ा, ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना आपकी इफिशिएंसी बढ़ी, तो आपने मशीन इंस्टॉल करने से पहले ही क्या किया, उसको सिमुलेट करके एक मॉडल बना के चेक कर लिया और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हमें नई मशीन लगाना है या नहीं लगाना। तो ये रिस्क भी अवॉइड करता है क्योंकि मशीन खरीदना इंस्टेड ऑफ सिमुलेशन चीपर होता है, मशीन लगाना कॉस्टली है एज कंपेयर टू सिमुलेटिंग दोज थिंग्स ऑन सिस्टम। लिमिटेशंस, तो इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू डेवलप, क्योंकि अब आपको एक मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाना है तो आपको सिस्टम की जानकारी होना चाहिए और फिर जिससे सिस्टम बनवाए, जो हमें सिस्टम बनाकर देता है वो हेवी अमाउंट भी हमसे चार्ज कर सकता है। रिक्वायर एक्सपर्टाइज एंड एक्यूरेट डेटा, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए और एक्यूरेट डेटा चाहिए। doesn't provide optimal solution automatically, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बताता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग टूल हमें बता देता है लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बताता, मतलब बेस्ट ऑप्शन ये सिमुलेशन नहीं बताता। सिमुलेशन से भी ये बताता है कि ये होना चाहिए या ये होना नहीं चाहिए। अब सिमुलेशन में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है उसका नाम है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। ये सिमुलेशन की एक ऐसी टेक्निक है कि इस मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के नाम कारण ही ये सिमुलेशन जाना गया है। ये मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एक ऐसी मेथड है जो 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन, स्टैनलिसॉ यूलम एंड निकोलस मेट्रोपोलिस ने इजाद की थी व्हाइल दे वर वर्किंग ड्यूरिंग न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट। और ये जो न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट था ये था लॉस एलेमोस नेशनल लेबोरेटरी में और इसका नाम मॉन्टे कार्लो कैसीनो के कारण मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन रखा गया। अब सवाल ये सर कैसीनो के नाम पे मेथड का नाम, तो कैसीनो के नाम पे मेथड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इन तीनों में से एक के अंकल जिनका नाम यूलम है, उनके अंकल अधिकतर कैसीनो में जाकर अपना पैसा हार जाते थे। यूलम्स अंकल gave away या यूं कहें lost away most of his money in the casino. That's why they named this method Monte Carlo simulation. तो Monte Carlo simulation में करना क्या होता है, तो एक प्रकार का ऐसा मॉडल होता है जो रैंडम नंबर के ऊपर काम करता है, या यूं कहें कि the behavior of element which is probabilistic in nature can, जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की एक्टिविटीज होती है या बिहेवियर होते हैं उसको इजीली हम समझ सकते हैं बाय यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। और ये एक स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है सिमुलेशन की जिसके अंदर हम रैंडम नंबर लेते हैं और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर टेक्निक हुई थी कि इस टेक्निक के कारण इस पूरे सिस्टम का नाम ही मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हो गया, या यूं कहें कि मॉन्टे कार्लो के नाम से सिमुलेशन जाने लगा। और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक एक बहुत यूजफुल टेक्निक है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करती है। मतलब इसमें हम कुछ रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। जनरली जो रैंडम नंबर होते हैं, रैंडम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो ऐसे ही लिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी क्लास में आया और मैंने आपकी क्लास में आके बच्चों से बोला कि आप कोई भी 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर बताइए। तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि वो जब नंबर बताते हैं तो अपनी एनिवर्सरी, अपनी बर्थ डेट या कोई स्पेशल ओकेजन ऑफ देयर लाइफ की जो भी डेट उनको रिमेंबर होती है वो नंबर बता देते हैं। लेकिन मशीन में ऐसा कोई इमोशंस नहीं होते हैं, मशीन में ऐसा कोई इमोशंस नहीं होते। मशीन को अगर आप कहेंगे कि रैंडम नंबर दीजिए तो रैंडमली नंबर दिए जाएंगे। इट मींस जो रैंडम नंबर आपको मिलेंगे उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, बस वो रैंडम होंगे। लेकिन अगर मैं आपकी क्लास में आके आपसे 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर पूछूं तो या तो आप अपनी बर्थ डेट बताएंगे, या आप अपनी एनिवर्सरी बताएंगे, या आप अपने मदर फादर की बर्थ डेट बताएंगे, या आप कोई स्पेशल डे जो आपको याद है उस वो डेट बता देंगे कि माय स्पेशल डे इज 1 जनवरी और 10th ऑफ जनवरी, जो भी है। लेकिन मशीन जो होती है, मशीन के अंदर ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं होती है, मशीन के अंदर ऐसा कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो जब मशीन के थ्रू नंबर जनरेट किए जाते हैं तो वो रैंडम नंबर एकदम एक्यूरेट रहते हैं, या यूं कहें कि उन नंबर के पीछे कोई लॉजिक
नहीं होता है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सेल है, आर प्रोग्रामिंग है, और भी काफी सॉफ्टवेयर है जो रैंडम नंबर हमें जनरेट करके देते हैं। लेकिन आपकी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन जो आता है उसमें रैंडम नंबर आपको दिए होते हैं, आपको कुछ भी जनरेट करना नहीं होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रैंडम नंबर आपको क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो अब सवाल ये कि रैंडम नंबर क्या होता है, तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिसे हम रैंडम नंबर कहते हैं। रैंडम नंबर में भी जनरेटेड इन सेवरल वेज, काफी सारे इसके तरीके हैं। It is a number in a sequence of number whose probability of occurrence is the same as that of any other number। मतलब किसी भी नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी दूसरे नंबर की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होती है। Nowadays there are so many computer program available to generate random number, और इन random number को they are also known as pseudo random number because they generated by completely डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। मैंने अभी बताया कि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, इसी जनरेट होते हैं। अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरली मैनुअली। अब जैसे आपने एक व्हील घुमाई, एक चक्री घुमाई, रोलेट घुमाया आपने, अब रोलेट में आपकी जहां बॉल आई वो आपका रैंडम नंबर, तो कहीं भी बॉल आ सकती। तो रोलेट में जितने भी नंबर है, हर एक नंबर की आने की संभावना उतनी है जितने वहां पर नंबर है। माना कि किसी रोलेट में 25 नंबर है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इज 1/25। तो हर एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होती है। और रैंडम नंबर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे और उसके बेसिस पे आपको सिमुलेट करना होगा। सिमुलेट करने का मतलब डिसीजन लेना होगा, फोरकास्ट करना होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये आपके एमबीए के पेपर में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 16 नंबर का आया था। क्वेश्चन में लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यील्ड दी है केजी में पर एकड़, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि 120 केजी का यील्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.18 है, 0.26 अगले की प्रोबेबिलिटी 0.44 और 0.12। आगे लिखा सिमुलेट यील्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर यूजिंग 10 रैंडम नंबर। अब आपको 10 साल की यील्ड सिमुलेट करना है, या यूं कहें कि यील्ड आपको फोरकास्ट करना है कि अगले 10 साल में हमारी यील्ड कितनी होगी, और उसे फोरकास्ट करने के लिए आपको ये रैंडम नंबर का यूज करना है। एक पार्ट तो ये था क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में आपको प्राइस और केजी दी, प्राइस इन केजी दी, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि अलग अलग प्राइस की क्या अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। और आगे लिखा सिमुलेट प्राइस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर यूजिंग रैंडम नंबर। अब फिर से रैंडम नंबर का यूज करना है और ये बताना है कि अगले 10 सालों में प्राइस क्या होगी। मतलब आपको दो चीजों को सिमुलेट करना है, पहले ये बताना है कि अगले 10 सालों में यील्ड क्या होगी, फिर ये बताना है कि अगले 10 सालों में प्राइस क्या होगी, और लास्ट में पता करना है फाइंड एवरेज रेवेन्यू पर एकड़ यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। मतलब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि एवरेज रेवेन्यू आपका क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है, एक बार यील्ड को सिमुलेट करना है, एक बार प्राइस को सिमुलेट करना है। और ये इतना आसान है, दो टेबल बनाना है, उससे एक बार यील्ड सिमुलेट हो जाएगी दो टेबल से, एक बार दो टेबल से प्राइस सिमुलेट हो जाएगी, और फिर हम एवरेज रेवेन्यू बता देंगे। तो देखिए शुरुआत कैसे करना है, पहले आपको यील्ड दी है, प्रोबेबिलिटी दी है, तो आपको यील्ड और प्रोबेबिलिटी लिखना है। ये मैंने यील्ड लिखा, ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा, और ऊपर मैंने टेबल का नाम लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यील्ड। जो यील्ड गिवन थी वो लिख दी, जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो लिख दी। अब मुझे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पता करना है। क्या पता करना है? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए 0.18 एज इट इज लिखना है, उसमें 0.26 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 0.44, 0.44, उसमें 0.44 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.88, और उसमें जब 0.12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। क्योंकि आपको पता प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा, या आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली। अब आपको इसका रैंडम नंबर इंटरवल पता करना है। ये कैसे पता किया जाता है, तो पहले तो ये देख लो कि जो आपके रैंडम नंबर है वो 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, तो आप दिख रहे हैं हमें साफ साफ कि 2 डिजिट में। इट मींस हमें जो क्लास इंटरवल बनाना है, जिसे हम रैंडम नंबर इंटरवल भी बोलते हैं, ये 2 डिजिट की होना चाहिए। मतलब एक 18 ही लिखना है, 180 नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये एकदम इजी है, कैसे बनेगा देखिए। पहली जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो 18 है, तो आप क्या करेंगे 0 से शुरू करेंगे और 18 तक नहीं आना, एक कम लिखना है 17 तक। अब अगली जो क्लास इंटरवल बनेगी, जिसे हम रैंडम इंटरवल बोलते हैं, वो 18 से शुरू होगी और 44 पे नहीं आएगी, 44 से एक नंबर पहले, मतलब 43 पर आना है। अब अगली शुरू होगी 44 से, 43 के बाद क्या था 44, और
एंड 88 पे नहीं होगी, एक नंबर पहले होगी 87 पे, फिर 88 से स्टार्ट होगी और कंप्लीट कहां पर होगी, 1 पे नहीं होगी, एक नंबर पहले 99 पे एंड। ये आपके बन गया रैंडम इंटरवल। अब आपको सिमुलेट करना है, तो देखिए सिमुलेट कैसे करना है। हम ईयर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और रैंडम नंबर लिख दिए हमने, जो 10 रैंडम नंबर दिए थे वो हमने एज इट इज लिख दिए। और कैसे लिखे, पहले 20, फिर 72, फिर 34, फिर 54, फिर 30, फिर 22, फिर 48, फिर 74, फिर 76, फिर 2। ये हमने रैंडम नंबर इस सीक्वेंस पे लिख दिए, ये हमने लिखे। अब आपको क्या करना है, ये जो 20 रैंडम नंबर है, ये जो 20 रैंडम नंबर है, इस 20 को इस क्लास इंटरवल में देखना है कि ये कहां पर है। तो ये 20 देखिए यहां पर दिख रहा है और 43 के बीच में, और इसके सामने यील्ड कितनी है, 140। कितनी है, 140। तो यहाँ पे आपको 140 लिखना। फिर 72 देखना है, 72 देखो कहां पर दिख रहा है, तो 44 और 87 के बीच में 72 आएगा। इसके सामने यील्ड कितनी है, 160। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे 160 लिख दो। तो मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे 160 लिख देता हूँ। तो या तो आप एक एक करके बार बार जाओ और बार बार चेक करो, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। कैसे देखना है डायरेक्ट, तो पहले तो 0 और 17 के बीच में अगर नंबर है तो यील्ड कितनी लिखना है, 120। तो 0 और 17 के बीच में जो भी नंबर दिखे, तो देखो 0 और 17 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है, एक ही दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 120 लिख दो, ये लिख दिया डायरेक्ट। फिर 18 और 43 के बीच में कोई भी नंबर दिखेगा 18 से लेके 43 तक, तो 140 लिखना। 18 से 43 तक 140, 18 से 43, तो यहाँ पे 140 आएगा। देखो 18 से 43, 130 में भी 140 आएगा, 18 से 43 यहाँ भी 140 आएगा, बस ये हो गया। फिर 44 से 87 के बीच में कोई भी दिखेगा तो 160 लिखना। 44 से 87 160 लिखना। 44 से 87 यस 160 लिख दो। 44 से 87 160 लिख दो। 44 से 87 160 लिख दो। 44 से 87 160, ये खत्म। बार बार पेज आपको पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या करें, देख लें कि इस रेंज में दिखेगा तो ये लिखना, इस रेंज में दिखेगा तो ये लिखना। अब ये तो वर्कशीट बन गई किसकी, यील्ड की। अब यही काम प्राइस के लिए करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्राइस लिखी, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, जो क्वेश्चन में डेटा दिया वो मैंने एज इट इज लिख दिया, प्राइस और प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फिर से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पता करना है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट लिखना है 0.05, उसमें 15 जोड़ देंगे तो 0.20, उसमें 30 जोड़ देंगे तो 0.50, उसमें 25 जोड़ देंगे तो 0.75, उसमें 15 जोड़ देंगे तो 0.90, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 1.00। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो हमेशा। अब क्या करना है, फिर से रैंडम नंबर इंटरवल। तो पहले ये देख लो रैंडम नंबर 2 डिजिट में ही है, ठीक है, 82 95 सब 2 डिजिट में, तो हमें 2 डिजिट तक ही जाना है। 2 डिजिट मतलब 17 18 43, ये सब 2 डिजिट के नंबर है। हम क्या करेंगे, देखिए पहले शुरुआत करेंगे 0 से और जाएंगे 0 से लेके 5 तक नहीं जाना, 5 से एक नंबर कम मतलब 04। अब अगला जो नंबर शुरू होगा वो 05 से शुरू होगा, मतलब 5 से शुरू होगा, और 20 तक नहीं जाएंगे, 20 से एक नंबर कम 19। अब अगला शुरू होगा 20 से, 19 के बाद क्या आता है 20, 19 के बाद आता है 20, और 50 तक नहीं जाना है, उससे एक नंबर कम 49 पे रुकना है। फिर 50 से शुरू करना है, एक नंबर कम 74 पे। फिर 75 से शुरू करना है, एक नंबर कम 89 पर, और फिर 90 से शुरू करना है, ठीक है, 90 से क्या करना है, स्टार्ट करना है, और एक से एक नंबर कम मतलब 0.99 या 99 पे रुकना है। ये मैंने लिख दिया। अब आप चाहें तो इसके आगे पॉइंट लगा दें, आप चाहें तो पॉइंट ना भी लगाएं तो भी चलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट भी लगा सकते हैं, 0.00 या 0.07, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब क्या करना है, ये हमने इंटरवल बना लिया। अब फिर से मुझे एक और सिमुलेशन वर्कशीट बनाना है, तो उसमें मैंने ईयर लिखा, रैंडम नंबर लिखे। अब मुझे प्राइस देखना है, मुझे क्या देखना है, प्राइस। तो देखिए प्राइस कैसे देखूंगा, पहली जो मेरी है वो 0 से लेके 4 के बीच में है। अगर 0 से लेके 4 तक का रैंडम नंबर है तो प्राइस कितनी रहेगी, 2। तो 0 से 4 के बीच में देखो कोई नंबर दिख रहा है क्या, दिख रहा है 3, तो यहाँ पर प्राइस कितने रुपए लिखना है, 2 रुपए। आगे बढ़ते हैं, फिर 5 से लेके 19 तक 2.1, 5 से लेके 19 तक 2.1, 5 से लेके 19 तक 2.1, तो ये देखो 2.1 2.1 ये लिख दिए। 5 से लेके 19 के बीच में अगर कोई रैंडम नंबर है तो 2.1 उसके सामने लिखना है। चलिए 20 से लेके 49 तक नंबर है तो 2.2, 20 से लेके 49, 20 से लेके 49 2.2, 2.2, बस एक ही नंबर दिया 2.2।
50 से लेके 74 में 2.3, 50 से लेके 74 में 2.3, 50 से लेके 74 में 2.3, ये 2.3 और ये दो बार 2.3, 56 और 54 टू पे क्या लिख दिया 2.3। फिर 75 से लेके 89 में रेंडम इंटरवल दिख रहा हूँ, 75 से लेके 89 में 2.4, 75 से 89 में 2.4, 75 से 89 2.4, 2. और फिर 90 से लेके 99 में 2.5, तो यहाँ पे 2.5 की मैंने 2.5 प्राइस लिख दी। तो मैंने क्या किया, मैंने दो चीजें सिमुलेट कर ली। मैंने ये बता दिया कि अगले 10 सालों में यील्ड क्या होगी, और मैंने ये बता दिया कि अगले 10 सालों में प्राइस क्या होगी। दोनों चीजें हमने बता दी। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है एवरेज रेवेन्यू पर एकड़, हर एकड़ में आपका रेवेन्यू क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है, एकदम आसान है। ये जो यील्ड निकाली है और ये जो प्राइस निकाली है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट रेवेन्यू पर एकड़ फॉर ईच ईयर। तो आपने जो यील्ड निकाली थी वो लिख दो, आपने जो प्राइस निकाली थी वो लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेवेन्यू आ जाएगा। चलिए कर देते हैं, यील्ड लिखते हैं। यील्ड में 140, 160, 140, 140, 160, 140, ये मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर 160, 140, 140, 160, 160, 140 दो बार और 160, 160, 140 दो बार और 160, 7 तक लिख दिया। 8, 9, 10 में देखना, 8, 9, 10 में क्या है, 160, 160, 120। चलिए 160, 160, 120, 160, 160 और ये 1। अब मुझे क्या लिखना है, प्राइस। प्राइस लिख देते हैं। प्राइस कहां से देख के लिखेंगे, तो प्राइस इधर से 2.4, 2.5 अलग अलग ईयर की, 2.4, 2.5, 2.1, 2.5, 2.4, 2.5, 2.1 और 2.5, ये हमने लिख दी। फिर 2.2, 2.4, 2.3, 2.2, 2.4 और 2.3, फिर 2.1, 2.3 और 2, 2.1, 2.3 और 2, ये हमने प्राइस ली। अब क्या करना है, यील्ड का प्राइस में मल्टीप्लाई कर दो तो रेवेन्यू आ जाएगा। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई एक एक करके। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 140 इंटू 2.4, कितना आएगा 336, 336। फिर 160 इंटू 2.5 कितना आएगा 400, ये 400। फिर 140 इंटू 2.1 कितना आएगा 294, ये 294। फिर 160 इंटू 2.5 तो 400 ही आएगा। चलिए 140 इंटू 2.2, 140 इंटू 2.2 कितना आ गया 308। 140 इंटू 2.4 ऊपर से देख के लिख देता हूँ 336। फिर 160 इंटू 2.3 कितना आएगा 368। 160 इंटू 2.1, 160 इंटू 2.1 कितना आएगा 336। फिर 160 इंटू 2.3 कितना आएगा 368, 368। और फिर 120 इंटू 240। अब आप क्या करो, इसका टोटल कर लो रेवेन्यू का, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल कर लो, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लेते हैं, 336 प्लस 400 प्लस 294 प्लस 400 प्लस 308 प्लस 336 प्लस 368 प्लस 336 प्लस 368 प्लस 240, कितना आया 3386, कितना आया 3386। पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 336 प्लस 400, 336 प्लस 400 प्लस 294 प्लस 400 प्लस 308 प्लस 336 प्लस 368 प्लस 336 प्लस 368 प्लस 240, 3386। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू।
पर आपसे ये थोड़ी पूछा, आपसे पूछा एवरेज रेवेन्यू बताइए। क्या बताइए? एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? तो एवरेज रेवेन्यू एकदम आसान है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जो आपका 10 साल का रेवेन्यू है वो जोड़ दो और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, खत्म। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो एवरेज रेवेन्यू पर ईयर पर एकड़। टोटल रेवेन्यू कितना है? 3386, और 3386 को डिवाइडेड बाय क्या कर दें आप 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 338.6। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बस इतना सा करना था। 16 नंबर का क्वेश्चन है और एकदम आसान। रैंडम नंबर क्वेश्चन में दिए होंगे, उसको देख के क्लास इंटरवल बनाना है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की क्लास इंटरवल बनती है और वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर कि रैंडम नंबर 2 डिजिट का है तो क्लास इंटरवल भी 2 डिजिट का रहेगा, रैंडम नंबर 3 डिजिट का है तो क्लास इंटरवल भी 3 डिजिट का रहेगा। इस तरीके से फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपको अगर इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको आपका ऑपरेशन रिसर्च पूरा मिलेगा, साथ में ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, बिजनेस रिसर्च मेथड पूरा फ्री मिलेगा, साथ में आपको इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिल जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी डेली अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है और ये लाइव क्लासेस भी एप्लीकेशन पर ही लगती है। साथ में आपको इसमें अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो जो एंड्रॉइड यूजर है वो हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आईफोन यूजर है वो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नई न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो इस सेशन में इतना ही। अब मुलाकात करते हैं अगले सेशन में एक नए सवाल के साथ।